नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका द हिंदू एनालिसिस न्यूज डिस्कशन के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यूज एनालिसिस ऑफ 27 अक्टूबर 2020 एंड द फर्स्ट न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज केरला गवर्नर गवर्नमेंट ड्यूअल ओवर मिनिस्टर टॉक। तो सबसे पहले नजर मार लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आज हम कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज है कि डिमांड फॉर द इमेज ऑफ हिंदू गॉड ऑन करेंसी नोट्स स्पार्क्स वॉर ऑफ वर्ड्स। तो ये पॉलिटिकल न्यूज है, आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने, मैं आपको थोड़ा सा न्यूज बता देता हूँ यहाँ पे कि अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से आग्रह किया है, बोला है मोदी जी से कि आप नोट के अंदर जो भी अपनी करेंसी होती है, करेंसी नोट्स के अंदर एक नई सीरीज स्टार्ट कीजिए जिसके अंदर हिंदू के जो गॉड हैं, हिंदू गॉड हैं, जैसे कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो का चित्रण उसके अंदर कीजिए। तो इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके पॉलिटिकल न्यूज से रिलेटेड है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये वही न्यूज फिर से यहाँ पे डिटेल में इसको बताया गया है। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, इसमें बताऊंगा। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मुल्ला पेरियार पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम देखेंगे। पेरियार रिवर के बारे में देखेंगे हम, ये इसका लोकेशन देखेंगे। तो मतलब साथ ही साथ आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो मैपिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएगा आपका। सेकंड हम देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बर्ड फ्लू कंफर्म इन हैरीपैड, थाउजेंड्स ऑफ डक डेड। तो डक्स काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो H5N1 जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, उस बर्ड फ्लू है, उसके बारे में हम देखेंगे और इसकी डिटेलिंग को हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो साइंस टेक से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है, छोटा सा ही आर्टिकल है, बट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। न्यूज में जब ऐसे छोटी छोटी चीजें जो है पूछ ली जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी न्यूज मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, इसको हम डिस्कस इतना डिटेल में नहीं करेंगे कि वी आर फोर्स टू रिजाइन। यहाँ पे कभी जो काम करने वाले बायजूस के अंदर टेक्नो पार्क्स, बायजूस आप जानते ही होंगे। तो बायजूस के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं काम करने वाले, तो केला के अंदर से काफी ज्यादा एम्प्लॉय को यहाँ पे निकाला जा रहा है एक साथ। तो वो एक छोटी सी न्यूज थी। तो लेबर कमीशन ये यहाँ पे गया है कि लेबर कमीशन के पास गए हैं और उसकी रिपोर्ट की है कि एकदम से इस तरीके से फायर्ड करना, तो उसी के लिए रिगार्डिंग न्यूज़ है। चलिए आगे चलते हैं, हम देखेंगे कि आज के एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसमें से सबसे पहला एडिटोरियल है कॉलोनियलिज्म एंड इट्स डिसकंटेंट्स टुडे। आपको पता होगा कि कॉलोनियलिज्म एंड इस कॉलोनियलिज्म की डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है वो स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर एक तरीके से बहुत ही तेजी से। और अभी हम डीकोलोनाइजेशन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके ऊपर बात की है। और बहुत सारे, जैसे कि राजपथ का नाम चेंज कर दिया गया है ना। इस तरीके से काफी चीजें चेंज की जा रही हैं। तो उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। कॉलोनिज्म एंड डिसकंटेंट, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे इसके। अब ये जो न्यूज़ है द जॉब एंड द मैन, ऋषि सुनक के ऊपर है, काफी आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो और ये हमारी इंडिया के पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। तो जब हम पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करते नहीं है तो वैसे भी ये न्यूज़ को हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड आ जाता है यहाँ पे, आप देखिए कि मेकिंग द सेंस ऑफ आउटरीच ऑफ। तो ये मुस्लिम से रिलेटेड न्यूज़ है। मुस्लिम मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये एक तरीके से रिलीजन से रिलेटेड है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिटिक्स और रिलीजन यहाँ पे हावी है, तो ये न्यूज़ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके ना, आगे चलते हैं हम। आगे हम देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, इंप्रूविंग एसेस टू इंटरटेनमेंट कंटेंट। जो पीडब्ल्यूडी है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा ये ओपिनियन है, आर्टिकल है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश फ्री विस काउंड्रम, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये किस तरीके से एक बैलेंस बना के रखना चाहिए वेलफेयर डेवलपमेंट ऑफ फ्रीबीज के बीच में। तो उसको, ये काफी अच्छा न्यूज़ है, इसको हम डिस्कस करेंगे नाउ।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ये देखिए इसको मैंने पढ़ा था, इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे। फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉल किया है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आए, कैसे क्या है, तो वो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टेक्निकल अगर निकल के आएगा तो उसको मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके सामने, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। देखिए जीईएससी के ऊपर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके ऊपर पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आ चुके हैं, जैसे कि जीएम जो क्रॉप्स होती हैं, तो जीएम क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कौन सी जीएम क्रॉप्स कमर्शियली कल्टीवेट करने के लिए अलाउड है इंडिया के अंदर, तो वो है, आपको पता होगा, जीएम कॉटन की क्रॉप है ना, तो ये अलाउड है। अभी सेकंड क्रॉप को भी अलाउ कर दिया गया है, जीएम मस्टर्ड। तो जीएम मास्टर को भी अलाउ कर दिया गया है, तो उससे रिलेटेड न्यूज है, तो हल्का सा हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्या कहता है, और जीईएससी क्या है। जीईएससी क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर अप्रीशियल कमेटी, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, इसको छोटी सी न्यूज है, यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। याद रखिए जीईएससी जो है आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जीईएससी आता है आपका इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, है ना, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्लियर कर दिया है प्रपोजल को, कमर्शियली कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। तो जीएम मस्टर्ड जो है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड क्रॉप है, इसको, इस प्रपोजल को इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब मस्टर्ड का भी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है उसका कल्टीवेशन, उसका कमर्शियली कल्टीवेशन किया जा सकता है ना, तो इस बात को आपको याद रखना है। सेंट्रल फॉर द जेनेटिकली मणिपुर लोकेशन क्रॉप प्लांट CGMP मणिपुर के अंदर है, ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये सेकंड क्रॉप बन जाएगी, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना 101% है। तो इस बात को याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम देख चुके हैं कि पीवाईक्यू में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप बात करेंगे जीएम कॉटन क्रॉप की, तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन जो हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर आए हैं, है ना, चाहे आपको वो स्टेट एग्जामिनेशन हो या सिविल सर्विसेज यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे, साइंस मस्ट बी बिकम द प्रायोरिटी ऑफ स्पेस। जो साइंस की जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो स्पेस होनी चाहिए, है ना। तो ये ऐसा कौन कह रहा है? ये इसरो के चीफ कह रहे हैं। इसरो के चीफ का नाम बताइए। क्वेश्चन आपसे यहीं पे छोटा सा पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो चीफ। तो सोमनाथ जी इनका नाम है। तो सोमनाथ जी जो है चीफ है, वहाँ के इसरो के चेयरमैन है ना। तो ये इस आर्टिकल को हम पिछले 2 दिन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्स के अंदर, है ना। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था डिटेल में, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। NSLIL का एक फुल फॉर्म याद रखना है आपको, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? पब्लिक सेक्टर कंपनी है, कमर्शियल आर्म ऑफ द इसरो। इसरो की कमर्शियल आर्म है, तो ये याद रखना आपको, इसरो की कमर्शियल आर्म है। कमर्शियल आर्म से क्या मतलब है? कमर्शियल आर्म से मतलब है इसरो एक तरीके से क्या है, इसरो गवर्नमेंट की बॉडी है ना। अब कमर्शियली बाहर से जो पैसा प्राइवेटाइजेशन करेंगे, इसका भी हमने किया, और बाहर से जो पैसा लगाएंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे, जैसे कि स्पेस एक्स हो गया। स्पेस एक्स क्या है? स्पेस एक्स क्या है बताइए? यूएसए का है ना। तो यूएसए के अंदर क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है एलोन मस्क की। उसी तरीके से NSIL वगैरह निकाला जा रहा है, जिसके तहत जो है प्राइवेट लोगों को भी मौका मिले यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा ये सेक्टर हमारा बूम हो जाए, है ना, स्पेस सेक्टर, उसकी बात कर रहे हैं। देखिए फिर एक छोटा सा आर्टिकल है, इसरो टू बूस्ट नेविक। इसरो क्या कर रहा है? अब नेविक को बूस्ट करने पे लगा हुआ है। कैसे? नेवी को कैसे बूस्ट करेगा वो? और उसके यूजर बेस को, उसके लोकेशन सिस्टम को वाइड करने की बात कर रहा है। जैसे कि अभी आप लोग क्या यूज करते हैं? आप जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं जब भी आप जाते हैं, है ना, कहीं आपको रास्ता ढूंढना होता है ना, जाना होता है, तो आप जीपीएस का लोकेशन का यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना। ये किसका है? जीपीएस किसका है? यूएसए का है। याद रखिएगा, जीपीएस किसका सिस्टम है? यूएसए का सिस्टम है। उसी तरीके से इंडिया ने अपना सिस्टम बनाया है, उसका नाम है नाविक। और वो किसने बनाया है? इसरो ने बनाया। याद रखिएगा, इसरो ने बनाया है उसको, है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
लेकिन उसका जो यूज है, नेविक का जो यूज है थोड़ा सा लिमिटेड है ना। अभी थोड़ा क्या कह लीजिए, या काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो इसके जो यूज है उसके यूज को वाइडन कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, वाइडनिंग कर चल रही है कि उसके यूज को हम बढ़ाएंगे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहीं पे आप याद रख लीजिए कि जैसे कि नेविक क्या है, इंडिया का है ना। नेविक इंडिया का है। आपको, आप सब लोगों को पता है कि आप जब गूगल मैप देखते हैं ना, मैप देखते हैं तो मैप के अंदर आप ढूंढ सकते हैं जगह, जहाँ आपको कहीं जाना है तो आप जीपीएस का यूज करते हैं और ढूंढ के चले जाते हैं। उसी तरीके से क्या है, नेविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, और इंडियन रीजनल नेविक IRN SS सैटेलाइट सिस्टम, ये आपको याद रखना है ना। यूएसए का जीपीएस है। यूरोपियन यूरोपियन का क्या है, यूनियन का गैलीलियो, याद रखना है नाम। रशिया का क्या है, ग्लोनास है। ग्लोनास रशिया का है, याद रखना है। क्वेश्चन इसके ऊपर पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। क्या पूछेंगे, यूरोपियन का। अब यहाँ पे दे देंगे कंट्री का नाम, COUNTRY, कंट्री दे देंगे। यहाँ पे नेविक सिस्टम, जो भी जीपीएस सिस्टम दे देंगे आपका। फिर पूछ लेंगे इंडिया का क्या है, इंडिया दे देंगे, इसके सामने कुछ और लिख देंगे। इस तरीके से आपको मैच करना होगा कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इस तरीके से आता है ना, मैच द फॉलोइंग, तो आपको पता ही होगा है ना। तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है कि यूएस का क्या है, जीपीएस है। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। रशियन का ग्लोनास है ना। तो ये लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं, है ना। तो सबने अपने अपने सिस्टम बनाया, तो इंडिया ने भी अपना क्या बनाया है, नेविक बनाया है, याद रखिएगा आपको, है ना। फिर आगे हम बात करते हैं। अभी मिस्टर सोमनाथम जी जो क्या है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये L1 जो है ऐड करने जा रहे हैं, L1 बैंड को ऐड करने जा रहे हैं नेविक के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े मेजर चेंजेस आएंगे। क्या होगा, जो विथ है पार्ट ऑफ द जीपीएस वो बढ़ जाएगा, जिससे सिविलियंस भी इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी क्या है, करंटली की मैं बात करता हूं तो करंटली नेविक के अंदर सिर्फ कॉम्पिटेबल है किसकी चीज से, L5 से। L5 और S बैंड, L5 और S बैंड जो है इस कॉम्पिटेबल है, जिसकी वजह से इसका जो स्कोप है वो काफी ज्यादा पेनिट्रेटेड है ना, ज्यादा इतना सिविलियन सेक्टर में पेनिट्रेटेड नहीं है ना। तो नेविक ओनली विद शॉर्ट कोड, तो एक छोटे छोटे कोड्स में वर्क करता है अभी, है ना। ये काफी बड़े लेवल पे अगर आपको चाहिए, नॉर्मल सिविलियंस भी यूज करें तो उसके लिए नहीं है। तो इसको ट्रूली ग्लोबली बनाने के लिए कि सभी इसका यूज कर सके, तो हम इसके अंदर L1 बैंड का यूज करेंगे और लेके आ रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट आपको। चलिए चलिए न्यू डिस्कशन को अभी अपन स्टार्ट कर ही चुके हैं, तो आगे अपन चलते हैं और देखते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपनी, है ना। ये देखिए, मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार पैनल टू रेडी इमरजेंसी एक्शन प्लान। ये 6 मेंबर की एक टेक्निकल कमिटी तैयार की जा रही है ना, इमरजेंसी एक्शन प्लान के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इसके अंदर कि डैम सेफ्टी एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज़ है, इसको सुधारने की मतलब एक तरीके से मरम्मत करने की इस डैम की बात चल रही है ना। रिनोवेशन होगा इसका एक तरीके से, है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर इसके ऊपर बात की जा रही है कि 3 महीने के अंदर इसको प्लान तैयार किया जाए, EPA, है ना। कि क्या क्या करना है, क्या क्या इसके अंदर सुधारना है, क्या क्या चीज़ें इसको बदलना है, क्या क्या करना है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है, आपसे पूछेंगे किस रिवर के अंदर है, किस रिवर के ऊपर है, और इसकी लोकेशन पूछेंगे किस स्टेट के अंदर है, इसके आसपास क्या है, ये चीजें पूछी जाएंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले नजर मारिए आप, इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, है ना, आपको दिखेगा। ये देखिए, आप ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो मुल्ला पेरियार डैम जो है ये केरला है ना। केरला के अंदर ये मुल्ला पेरियार डैम है ना। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये है मुल्ला पेरियार डैम। क्लियर। चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं बड़ा करके। ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये पेरियार रिवर निकली है। ये कौन सी रिवर है अपनी, पेरियार रिवर। ओके, दिस इज
दिस इज अ पेरियार रिवर। ओके, यहाँ पे इडुक्की रिजर्वायर भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेयर इज इडुक्की रिजर्वायर, तो पेरियार रिवर के ऊपर इडुक्की रिजर्वायर है। देन पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक साथ सारी चीजों को कवर करना है। अगर आप एक चीजों को कवर कर रहे हैं, कनेक्ट करते हुए, लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो याद रहेगा। इडुक्की रिजर्वायर उसके ऊपर है, पेरियार रिवर के ऊपर। अब उसके राइट हैंड साइड में जब अगर आप जाएंगे रिवर के, तो आपको क्या मिलेगा, पेरियार टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व के पास में ही जो बहता हुआ पानी है, उस वहां पे मुल्ला मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है। क्लियर हुआ आपका पॉइंट। इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सुरुलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। अब जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व किस साइड है। पेरियार टाइगर रिजर्व पड़ता है केरला के अंदर। क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए तमिलनाडु दे देगा। क्यों तमिलनाडु देगा, मैं आपको बताऊंगा। पेरियार टाइगर रिजर्व किधर है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरला के अंदर है। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है, ये तीनों कहाँ है, इडुक्की रिजर्वायर, पेरियार टाइगर रिजर्व और मुल्ला पेरियार, तीनों के तीनों कहाँ है, तीनों के तीनों केरला के अंदर है, याद रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं और इसकी डिटेलिंग करते हैं। अब हम मुल्ला पेरियार डैम के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। ये 126 साल पुराना डैम है, ठीक है। मुल्ला पेरियार जो है मुलायर और पेरियार रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। अगर आप चाहें तो बार बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो इसका नाम याद रख सकते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। द डैम स्टैंड एट द हाइट ऑफ 53.66 मीटर की हाइट पे है, काफी अच्छी हाइट है। और 365.85 मीटर इसकी लेंथ है ना, 365 मीटर की लेंथ, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था कि डैम जो है ऑन कौन करता है, जी हाँ, ऑन करता है, ऑपरेट करता है और मेंटेन भी करता है, कौन, तमिलनाडु। है कहाँ पे, केरला के अंदर। करता कौन है, देख रहे, तमिलनाडु, ये याद रखना। तमिलनाडु मेंटेन इट फॉर द सेवरल पर्पस इंक्लूडिंग इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर जनरेशन, इन सब के लिए ही तमिलनाडु इसका यूज करता है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। पेरियार रिवर के बारे में हम देख लेते हैं। पेरियार रिवर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो पेरियार रिवर को आप यहीं पे याद कर लीजिए। बार बार सुनेंगे चीजों को, बार बार आपके कान में गूंजेगी बातें, तो आपको याद हो जाएगा। तो रिवाइज करिए आप इसको। 244 किलोमीटर की ये रिवर है, इसकी लेंथ है। एंड दिस पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। केरला की सबसे लंबी रिवर कौन है अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, पेरियार रिवर। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ केरला। केरला की लाइफ लाइन कहा जाता है इस पेरियार रिवर को, ठीक है। पेरियार रिवर ओरिजिनेट, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अगर आपसे स्टार्ट पूछ लिया जाए कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो श्री वागिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से श्रीवागी शिवागिरी हिल से ये जो है पेरियार रिवर ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु के अंदर, याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। एंड फ्लो थ्रू पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क से होते हुए निकलता है। द मेन ट्रिब्यूटरी इसकी कौन कौन सी है, मुथिरा पुज्जा, याद रख लीजिए, मुथिरा पुज्जा, मुल्ल्यार, जो अभी मुल्ल्यार डैम है ना, डैम का नाम से याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे याद रखिएगा, ओके। बाकी आप जाके पढ़ सकते हैं। नौ, अब डैम सेफ्टी एक्ट आता है। ये किसके तहत इसको सुधारा जा रहा है, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के तहत इसको सुधारा जा रहा है ना, इसकी मरम्मत की जा रही है। अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कब आया था डैम सेफ्टी एक्ट, 2021 में आया था, ओके। 2021 में डैम सेफ्टी एक्ट आया। उसके बाद इसका एम क्या था, एड्रेस करना लॉन्ग फेल्ट नीड एड्रेसिंग इश्यू ऑफ द कंसर्निंग सेफ्टी मेजर डैम ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर कहीं पे भी डैम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना, ये डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर है। इट प्रोवाइड सर्विलियंस, प्रोवाइड करवाता है, देख रेख, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ द सर्टेन डैम और द प्रिवेंट डिजास्टर, जो डिजास्टर जिस डैम से ऐसा हो सकता है ना। अब देखिए क्या हो जाता है, काफी समय तक जब डैम चलता है, बहुत पुराने पुराने डैम हो जाते हैं, उनमें फेल्यूर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसकी सही टाइम पे मरम्मत ना करवाई गई, है ना,
उसको एक अच्छे तरीके से नहीं देख रेख किया गया तो वो फेल्योर हो सकता है, उसकी वजह से बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है। तो आगे डिजास्टर ना आए उसके लिए ये स्टेप हमने उठाया है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। इसके लिए हमने दो नेशनल इंस्टीट्यूट भी तैयार किए हैं। क्या क्या नाम है इसका? नेशनल कमिटी ऑन डेम सेफ्टी, NCDS। ये क्या करता है? ये सीख करता है, इवॉल्व करता है डेम सेफ्टी पॉलिसीज को लेकर के, रिकमेंड करता है जो भी नेसेसरी रेगुलेशन हो, एक्ट्स हो, उसके रिगार्डिंग। डेम कमिटी ऑन डेम सेफ्टी, नेशनल कमिटी ऑन डेम सेफ्टी, NCDS याद रखिएगा। NDSA सेकंड नंबर पे कौन सा है? NDSA। ये क्या करता है? इम्प्लीमेंट पॉलिसी को करता है। ये ऊपर वाला पॉलिसी बनाता है ना, एक तरीके से। और सेकंड वाला क्या करता है? उसे इम्प्लीमेंट करता है और एड्रेस करता है जो भी इशू रिजॉल्व नहीं हुए, अनरिजॉल्व इशू को। दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई इशू निकल के आ रहा है तो उसको भी ये रिजॉल्व करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अभी हमने क्या किया है कि क्रिएट 2 स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन को तैयार कर दिया है, स्टेट डेम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट कमिटी ऑन डेम सेफ्टी। ओके। ये जो ऊपर के जो कमिटी हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल लेवल पे हैं, याद रखिएगा। फिर हमने क्या किया? हमने एक दो स्टेट लेवल भी तैयार कर दिया कि स्टेट लेवल पे भी ये देखता रहे। डेम ओनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और सुपरविजन ऑफ द डेम, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके। तो ये थी कुछ छोटी मतलब बड़ी बातें। और एक चीज हम याद रख लेते हैं, अ, आप लोगों को मैं बता दूं, H1N5 जो इन्फ्लुएंजा है, N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये फैल चुका है ना। ये आप देखेंगे, ये बर्ड फ्लू आउटब्रेक हुआ है अभी रिसेंटली। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो इस वायरस के बारे में हम डिटेल में स्टार्ट पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये हरिपद म्युनिसिपल एरिया है केरला के अंदर। कहाँ पे? केरला के अंदर ये आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी डक्स जो हैं उनकी डेथ हो गई है ना। रिपोर्ट आई है बहुत सारी डक्स जो है डेथ हुई है। तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये डक्स को, मुर्गियों को, ये बहुत तेजी से फैलता है और ये इंसानों को भी हो सकता है, तो ये भी याद रखेगा। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। एवियन इन्फ्लुएंजा AI, ये टाइप A का वायरस है, फाउंड नेचुरली इन द वाइल्ड बर्ड्स वर्ल्ड वाइड। तो वर्ल्ड वाइड ये देखने को मिलता है। लो पैथोजेनिक है और हाई पैथोजेनिक, दो प्रकार के ये होते हैं, क्लासिफाई किया गया है इसको। ये इन्फेक्ट कर सकता है किस किस को? चिकन्स को, डक्स को, टर्कीज को, है ना। और रिपोर्ट किया H5N1 इन्फेक्शन ये फैलता है। और अमोंग द पिग, कैट एंड इवन टाइगर, थाईलैंड के अंदर जूस के अंदर देखने को मिला है कि पिग, कैट्स और टाइगर्स को भी ये जनरली देखने को मिल जाता है ना। तो इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। कैसे? पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर बहुत तेजी से अगर फैल गया तो बहुत फेलियर हो सकते हैं, है ना। हाई लेवल मोर्टेलिटी है देयर फ्लॉक्स, मतलब अगर ये होता है तो अराउंड 50% रेट ऑफन देखने को मिलता है। मतलब जिसको हो गया है तो 50% चांसेस है उसके बचने के, है ना। और 50% चांसेस है कि वो अब नहीं बचेगा। तो बहुत ज्यादा इसके क्या है, मोर्टेलिटी रेट जब भी आए तो उसका मतलब होता है कि वो क्या उसका आउटब्रेक है कि वो कितने की उसकी वजह से कितने लोगों की या कितने जीव की मरने की संभावना है। तो उसे मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। ओके। तो 50% मतलब आधे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, बच नहीं पाते हैं। इन्फेक्शन इन ह्यूमन, क्या इन्फेक्शन ह्यूमन है? यस, हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है ये वायरस। अगर आप इन्फेक्टेड बर्ड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो आप भी इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, बट इट इज वेरी रेयर। याद रहेगा H5N1 है, H5N1 वायरस। तो ये पॉसिबल तो है बट इट इज वेरी रेयर, है ना। और जनरली चिल्ड्रंस और एडल्ट्स को बिलो 40 सीन द मोस्ट अफेक्टेड, सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। 40 के नीचे जो है बहुत इफेक्ट करता है। और मोर्टेलिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, किसके बीच में? 10 से 19 साल के बच्चों में ये जो मोर्टेलिटी रेट है ये हाई है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ और देख लेते हैं इसके अंदर। जो H5N1 जो है 2019 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था कि फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। देखो फिर से आ गया ये, है ना। तो ये ऐसा है, ये बीमारियां आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ओके।
नाउ ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, हमने देखा था। इन्फ्लुएंजा A B C D 4 प्रकार हो गए। अब AB क्या काम करते हैं? एपिडेमिक का काम करते हैं, जैसे सीजनल एपिडेमिक है ना, हर साल लगभग लगभग आते हैं, किसी ईयर में आ गया और ये हो गया कुछ टाइम के लिए, है ना, सीजनल है A और B इन्फ्लुएंजा। सेकंड नंबर पे जो है सी इन्फ्लुएंजा, क्या है, ह्यूमंस को होता है जनरली, नोन टू ऑकर इन द डॉग और पिग को भी देखने को मिला है। इन्फ्लुएंजा डी मेनली फाउंड इन कैटल्स, है ना, जो कैटल्स होते हैं उनको जनरली देखने को इन्फेक्ट करता है, देखने को मिला है। इससे अभी तक कोई भी ह्यूमन जो है इल बीमार नहीं हुआ है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है ना। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इतना डिटेल में, है ना। कुछ वे फॉरवर्ड आप देख सकते हैं, जब भी अगर इसके ऊपर कुछ आंसर लिखने के लिए आए तो आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। क्या? मॉनिटरिंग वाइल्ड एनिमल डिसीज को आप मॉनिटर कर लीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर लीजिए। जनरली वही सारी चीजें होती हैं जो आप, ये चीजें ये कॉमन है, ये आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी एपिडेमिक आता है, कोई भी बीमारी तेजी से फैलती है, तो वहां पे भी आप, हर कहीं ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड डिजाइन स्टडी ऑफ स्किन क्वालिटी, इसकी स्टडी करिए। डोमेस्टिक वाटर फ्लो, लो पैथोजेनिक वायरस की प्रॉपर स्टडी कीजिए, उसके रिगार्डिंग आप मेडिसिन और ये सारी चीजें लेके आ सकते हैं, है ना। तो यही सारी चीजें हमने देख ली। नाउ आगे हम बढ़ते हैं, कि हमने देख लिया था। अब हम एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं। ओके, कॉलोनियलिज्म एंड डिसकंटेंट्स टुडे, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि ये डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट है। अब यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं? कृष्ण कुमार जी राइटर हैं। और कृष्णा कुमार जी क्या कहते हैं? कृष्णा कुमार जी आर्ग्यू करते हैं, वेरियस लीगेसीज ऑफ कॉलोनाइजेशन वेयर ऑलवेज देयर, टू अंडो द वेरियस लीगेसीज ऑफ कॉलोनाइजेशन वाज ऑलवेज देयर। तो कहते हैं कि हमेशा से डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट है, पर बहुत सारी चीजें आज भी बनी हुई हैं कॉलोनाइजेशन की। अब आप लोग सोचोगे व्हाट इज कॉलोनियलिज्म? सर ये चीज है क्या? पहले आप हमें ये समझा दिए, हमने सुना तो बहुत है, बट ये है क्या? डिटेल्स में इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको इंपीरियलिज्म भी बता दूंगा साथ ही साथ में, और कॉलोनियलिज्म भी बता दूंगा। दोनों में क्या अंतर होते हैं वो हम देख लेते हैं। इंपीरियलिज्म इज अ पॉलिसी एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्रू मिलिट्री फोर्सेस और डिप्लोमेसी। जब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर क्या करे, अपनी पावर को एक तरीके से दिखाए, और मिलिट्री फोर्स और डिप्लोमेसी की वजह से उस कंट्री में रूल करे एक तरीके से, उसे इंपीरियलिज्म कहते हैं। और जब कोई, सपोज एक कंट्री जैसे ब्रिटेन थी, है ना, ब्रिटेन, बी और आई इंडिया। तो इंडिया क्या था? इंडिया कॉलोनियल स्टेट था ब्रिटेन का पहले, है ना। तो कॉलोनिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग पार्शियल और फुल कंट्रोल ओवर एनी अदर कंट्री, एक्सप्लोइटिंग इट इकोनॉमिकली। तो जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स ने आए और उन्होंने इंडिया के अंदर कई स्टेट्स और कई जगह पे, फिर एक टाइम ऐसा आ गया तो लगभग लगभग पूरी कंट्री को एक्वायर कर लिया था, पूरा कंट्रोल कर लिया था उसके ऊपर, और उसको क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे इकोनॉमिकली। हालांकि हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर तो इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था, है ना। मेनली उनका एक्सप्लोइटेशन का वे था वो इकोनॉमिकली था। यहाँ से सारे, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, किसने दी है? दादा भाई नौरोजी ने दी है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स को याद रखना है ना। द आइडियोलॉजी दैट ड्राइव्स कॉलोनिज्म, ये आता है इस आइडियोलॉजी से कॉलोनिज्म फिर निकल के आता है। तो पहले ये एक छोटा सा रूप है, फिर इसके बाद ये जो है कॉलोनिज्म एक बहुत बड़ा सा रूप है। ओके, प्रैक्टिस ऑफ एक्सटेंडिंग टेरिटरीज, फॉर्मिंग कॉलोनियल एंड सेटलमेंट, एक्सप्लोइटिंग देयर रिसोर्सेज, है ना। तो दूसरी जगह जाना, वहां पे बसना, वहां की टेरिटरी को एक्वायर करना, वहां की चीजों को लेना, वहां के खनिज पदार्थों को, वहां के वेल्थ को एक्वायर करके अपनी पेरेंट जो कंट्री है, जो जहां से वो लोग आए हैं, वहां पे ले जाके भरना। जैसे इंडिया को काफी ज्यादा लूट के ले गए थे, बहुत ज्यादा पैसा इंडिया से ड्रेन करके लेके गए थे। कैन बी कैटेगराइज इनटू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंपीरियलिज्म। तो फॉर्मल इंफॉर्मल इंपीरियलिज्म हो सकता है। प्रोड्यूस टू मेन टाइप ऑफ कॉलोनियलिस्ट, सेटलर कॉलोनियलिस्ट और डिपेंडेंसी। दो तरीके की कॉलोनीज होती है, एक सेटलर और एक डिपेंडेंसी। सेटलर का मतलब है कि ऐसी कॉलोनी जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटल हो गए हो, है ना, वहीं पे रहने लगे हैं, वहीं पे रह के सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो सेटलर कॉलोनी। और डिपेंडेंसी मतलब प्रॉपर तरीके से डिपेंडेंट बना लिया हो अपने ऊपर,
कि जो भी काम करेंगे बिना इनके पूछे नहीं करेंगे, है ना, पेरेंट कंट्री के पूछे बिना नहीं करेंगे। तो ऐसे डिपेंडेंसी बनाई जा सकती है। एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनिज्म क्या है, आर टू फाउंड इन टेक ओवर ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका बाय द ब्रिटिश एंड वेस्टर्न एंड नॉर्थ अफ्रीका बाय फ्रेंच। तो ये जो कॉलोनीज थी वो हमने देख ली, कॉलोनी। स्क्रैम्बल अफ्रीका इन 19th सेंचुरी, चाइनीज डोमिनेशन, वियतनाम इंक्रीज है। तो मेनली इंडिया का एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का याद रहेगा, साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका का भी याद रहेगा, ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, अब ये राइटर्स आर्टिकल के अंदर कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ये बताते हैं कि द यंग ऑफन वंडर व्हाई फ्रीडम स्ट्रगल डिड नॉट सफिशिएंट टू डीकोलोनाइज। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल था वहीं पे क्यों डीकोलोनाइज हम नहीं हो गए। आज भी हम एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट लेके चलते हैं कि हमने बहुत सारी चीजों को देखा ना कि इंडिया के अंदर की इंग्लिश जब बात आती है, जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर कॉलोनिज्म की बात होती है तो वो इंग्लिश को सबसे पहले लेके आते हैं, क्योंकि इंग्लिश कहाँ से आई थी, ब्रिटिश की वजह से ही आई थी इंडिया के अंदर। ओके, तो वो इस तरीके से कहते हैं कि हिंदी को लेके आइए और इंग्लिश को हटाइए, क्योंकि इंग्लिश इज क्या, इंग्लिश एक कॉलोनियल छाप है ना। तो उसको हटाने की बात करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। एजुकेशन सिस्टम से इंग्लिश को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लिश अब क्या बन चुका है, इंग्लिश इज अ वर्ड लैंग्वेज बन चुका है। इंग्लिश क्या बन चुका है, इंग्लिश ऐसा कम्युनिकेटिंग कनेक्टिंग लैंग्वेज बन चुका है। इंडिया के अंदर भी कई स्टेट्स हैं और बहुत सारे स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज है। तो वो अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगी, वो एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश से कम्युनिकेशन करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन का वे बन चुका है इंग्लिश बहुत ज्यादा, इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी। ओके, नाउ हम देख लेते हैं यहाँ पे, इन एजुकेशन लैंग्वेज वॉज द फोकस एरिया, द चॉइस डिड नॉट प्रूव वॉइस। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। इंटरेस्ट सोशल इनइक्वलिटीज कैम इन अ वे ऑफ आइडियल को, सोशल इक्वलिटी तेजी से बढ़ जाती है। ओके, रिमूवल ऑफ इंग्लिश इज अ बिग ड्रॉ अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए बिग ड्रॉ है ना, इसको हटाना, की वो चाहते हैं कि हटाना, लेकिन प्रॉमिस करती हैं, माइंडसेट बना रही हैं, है ना, घोस्ट ऑफ कॉलोनी, पर ये चीज कर नहीं पा रही, है ना। अब एक स्टडी के मुताबिक, एक स्टडी हुई थी जहां पे पूनम जी ने क्या बताया था, पूनम जी हैं, इन्होंने एक स्टडी की, डॉक्यूमेंट निकाला, रिमार्केबल स्टडी ऑफ प्रोविंशियल यूथ कल्चर। इन्होंने बताया कि स्पोकन इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर एमर्ज एज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। जो इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें से मेजर कंपोनेंट किस चीज का है, स्पोकन इंग्लिश का। देखिए किस तरीके से इंग्लिश हावी है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, तो वहां पे भी इंग्लिश, बिना इंग्लिश को तो काम ही नहीं चलता। वहां पे जाइए आप, इंग्लिश कल्चर प्रॉपर चलेगा। तो स्पोकन इंग्लिश एक बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है इंडिया के अंदर, तो इसको हटा पाना अब बहुत नामुमकिन सा है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ जैसे कि मकौले की एजुकेशन मिनट आया था, है ना, तो वहाँ पे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमने देख लिया है। ओके, लर्न द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अ कॉलोनियल इंडिया वाज नॉट मच अफेक्टेड बाय मकौले फेमस मिनट। भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड इन्होंने पुट किया था कि मकौले मिनट के अंदर बताया था कि इंग्लिश से एजुकेशन होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें, तो इतना ज़्यादा उससे इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट है कि कोलोनाइजेशन की मैं बात करता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्या याद रखना आपको, कि एक्सपीरियंस डिफरेंटली अक्रॉस द रीजन, क्लासेस, कास्टेस। अब जो कोलोनाइजेशन है वो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर एक तरीके से है। क्यों, पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके से ब्रिटिश ने पॉलिसीज अपनाई थी, ब्रिटिश ने अलग अलग तरीके से उसको अडॉप्ट किया था और वर्क किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग क्लासेस और अलग अलग कास्ट के ऊपर इसका अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ा है। तो डीकोलोनाइजेशन जो है सेम नहीं होगा सबके लिए, इट इज अ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल। ओके, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कास्ट, हर इंसान के लिए यहाँ पर डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है। उनके लिए जो कोलोनाइजेशन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग है ना। तो इट इज नॉट अ सेम साइज फिट फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है। डिफरेंट टू पेंट द कॉलोनियल एजुकेशन इन ए सिंगल कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से लाइन को पुट कर सकते हैं, डिफरेंट टू पेंट कॉलोनियल एजुकेशन इन एन सिंगल कलर।
तो जब भी आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हैं और आप सिंपल वर्ड्स में लिखिए या इस तरीके से वर्ड्स में लिखिए, जब आप इस तरीके से लिखेंगे आंसर के अंदर ये आपके लाइंस आएंगी, डेफिनेटली आपके आंसर नंबर्स आपके बढ़ेंगे, है ना, ये याद रखना है। मेजोरिटी नेशनलिज्म है पिक द इंग्लिश एज द डीकोलोनाइजेशन प्लैंक। फूले, अब सावित्रीबाई जो फूले थी उन्होंने अप्रिशिएट किया था क्या, इंग्लिश एजुकेशन को। देखिए ये भी याद रख सकते हैं आप, है ना। आप जब अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जब आपको सपोर्टिव आंसर देना है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या है और वहां पे आपको सपोर्टिव आंसर सपोर्टिव पॉइंट्स देना है, तो आप क्या लिखेंगे कि फूले जी ने क्या किया था, अप्रिशिएट किया था इंग्लिश एजुकेशन वॉज ग्राउंडेड इन अ पोटेंशियल टू विप आउट द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ लोअर कास्ट। कि सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अगर दिया जाए तो जो लोअर कास्ट है वहां से डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से हटाया जा सकता है, ये फूले जी का मानना था, है ना। तो आपने आंसर के अंदर इसको पुट कर सकते हैं, अपने नोट्स के अंदर ये पॉइंट्स को आप डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके। तो ये हमने आर्टिकल को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। नो वन डायमेंशनल थ्योरी, यहाँ पे वन डायमेंशनल थ्योरी नहीं है, अभी हमने बात करी, है ना। अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा एजुकेशन को, अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि एंटी कॉलोनियल वॉइस कहाँ कहाँ से आ रही हैं, और एंटी कॉलोनियल जो वॉइसेस हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से आ रही हैं, है ना। साउथ से अलग आएगी, नॉर्थ से अलग आएगी, ईस्ट से अलग है, वेस्ट से अलग है ना। तो अलग अलग अमंग द कास्टेस के, अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूँ तो नॉर्थ के अंदर भी अलग अलग कास्ट से अलग अलग तरीके से है, तो ये इट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल, तो ये आपको याद रखना है, ओके। द पास्ट इज पास्ट देयर फॉर इनसेंसिबल फॉर द ह्यूमन इंटरवेंशन, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे बताया है कि मेच्योरिटी लाइज इन लर्निंग टू लीव विथ पास्ट नॉट इन द पास्ट। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव कोटेशन भी हो सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीव विथ द पास्ट नॉट इन द इन इट अंडर द इल्यूजन दैट इट कैन बी चेंज। तो देखिए इल्यूजन ऐसा मत रखिए, आप भ्रम पैदा करके मत रखिए कि ये चीजें चेंज हो जाएंगी, दैट विल नॉट चेंज, ओके। जो पास्ट है वो तो पास्ट ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो उस पास्ट को हमें एक्सेप्ट करना है और उसके साथ जीना है, उसको लेके जी, उसमें नहीं, उसमें रह के नहीं जीना है कि यार मैं उसी में नहीं, हम ऐसा था पास्ट में कभी कुछ हो गया तो बस उसी को लेके जी रहे हैं, यार क्या हो गया मेरे साथ, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब चीजें नहीं करना है ना। जो हो गया वो हो गया, उस मानो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, है ना। तो ये चीज आपको हमेशा करनी है, अपनी लाइफ के अंदर भी इस चीज को बना के रखना है, ओके। चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, इंप्रूविंग एक्सेस टू एंटरटेनमेंट कंटेंट। अभी ये मैं इस आर्टिकल को पूरा मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। आप क्या होता है, आप मूवी देखने जाते हैं, ओके, तो आप प्रॉपर एंजॉय करते होंगे, है ना। लेकिन आप सोचिए जो डिसेबल पर्सन है, डिसेबल इन द सेंस में मैं दो डिसेबिलिटीज की यहाँ पे बात कर रहा हूं, कौन से, लिसनिंग, जिसको सुनाई नहीं देता है, ऑडिबल डिसेबल है, और जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, विजुअल डिसेबल है। जो ऑडिबल डिसेबल है और जो विजुअल डिसेबल है वो मूवीज को कैसे एंजॉय करेगा। जैसे ये कहते हैं, ये राइटर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ ये चीज को जान के कि ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं था, इनएसेसिबल टू। ये जो थे वो क्रिकेट मैच के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन 83 फिल्म आई, फिल्म 83 आती है और ये इसको देख नहीं पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन था, मुझे वो मूवी देखनी थी पर वो देख नहीं पाया, क्यों, क्योंकि मैं विजुअली इम्पेयर्ड था, डिसेबल था, विजुअली मैं देख नहीं पा रहा था। लेकिन मूवीज के अंदर क्या होता है, अब जब उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप डिस्क्रिप्शन रखिए, ऑडिबल डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है। आप अगर अमेजोन प्राइम वगैरह और नेटफ्लिक्स वगैरह में जाएंगे तो कुछ मूवीज के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि वो प्रॉपर डिस्क्राइब करता है, कि जैसे डिस्क्राइब करेगा कि अब ये आदमी यहाँ से जा रहा है, सामने से इस कलर का कपड़े पहन के ऐसी 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 रंग रूप रेखा में का लड़का जो है सामने से आ रहा है, ये एक पीछे से गाड़ी आ रही है इस कलर में इतने की स्पीड, तो वो पूरा विजुलाइज कर पाते हैं अपने मन के अंदर, है ना। अगर इस तरीके से डिस्क्रिप्शन रहता है तो क्या ये मूवीज के अंदर है, जी हाँ। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवीज के अंदर ये दिया भी गया है। आप देखेंगे कौन कौन सी मूवी है, कि संजू हो गई, अंधाधुंध हो गई, रोमियो अकबर वॉल्टर हो गई, रॉ मूवी है ना, आपने देखा होगा, संजू मूवी एक हो गई,
रॉ मूवी हो गई और अंधाधुंध हो गई। अंधाधुंध तो विजुअली इम्पेक्ट के ऊपर ही बनी थी, तो इसमें तो रखना ही था। तो इस तरीके से मूवीज के अंदर जो है ये डिस्क्रिप्शन था, और इसके ऐसे थिएटर्स भी थे, बने हुए थे, है ना। उसका आप अलग से चार्ज ले लीजिए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ऐसा बनाइए तो सही, है ना। ऐसा मत करिए कि ये चीज है ही नहीं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, एक इनइक्वलिटी हो गई, एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया विजुअली इंपेयर्ड लोगों के साथ। अब इंपॉर्टेंट है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये प्रोवाइड करता है, ये राइट्स है पर्सन के विजुअलिटी, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक राइट्स है। सेक्शन 29H कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू इंश्योर दैट पर्सन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसको सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कैन हैव एक्सेस टू टेलीविजन, टेलीविजन के एक्सेस रहे प्रोग्राम का, विथ साइन लैंग्वेज, उस साइन लैंग्वेज के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ सबटाइटल, सबटाइटल्स का इंटरप्रिटेशन भी किया जाए। सबटाइटल्स भी नीचे रहे, जिसको पढ़ना आता है वो रीड कर सकता है, और नहीं तो वो देख के भी समझ सकता है। सेक्शन 42 क्लॉज 2 कहता है, क्या कहता है, रिक्वायर करता है, गवर्नमेंट से अप्रोप्रिएट करता है मेजर्स टू इंश्योर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाय प्रोवाइडिंग ऑडियो डिस्क्रिप्शन और साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन क्लोज कैप्शनिंग। आप क्या कीजिए, साइन लैंग्वेज बनाइए, और आप क्या कीजिए, ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी दीजिए। आप इस तरीके से चीजें को कर रहे हैं, तो है ना। तो पूरा आर्टिकल उसी चीज से रिलेटेड था, उसमें बताया गया कि आपको ये चीज करनी चाहिए थी और अभी नहीं है, और बहुत कम लोग हैं, बट लोग तो हैं, उनके उनके राइट्स हैं, उनके राइट्स में क्यों आप वो कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, आप अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे, उसके अंदर भी आर्टिकल 41 कहता है, डीपीएसपी के अंदर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप आज इसको रीड करेंगे, है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है स्टेट्स दैट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजन टू सिक्योरिंग राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, किस किस की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। याद रखिएगा, ये वर्ड दिया हुआ है डिसेबलमेंट, तो इनके लिए हमें बनाना इंपॉर्टेंट है, बनाना पड़ेगा। और सिर्फ एक्ट बनाने से काम नहीं चलेगा, जैसे एक्ट तो बना हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए विद द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। द सब्जेक्ट ऑफ रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफाई किया गया है स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर क्या है, 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। आज आपका होमवर्क है, क्या करना है, जाके 7th लिस्ट को एक बार रीड करना है, कौन कौन कितनी चीजें सेंटर लिस्ट में है, कितनी चीजें स्टेट लिस्ट में और कितनी चीजें कंकरेंट लिस्ट है, और कौन सी चीजें करंट लिस्ट से सेंटर लिस्ट में आ गई हैं और स्टेट लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट में मूव कर दी गई हैं। इसको भी आपको जाके रीड करना है, पढ़ना है। क्लियर। एक कैंपेन है, क्या है कैंपेन, एक है एसेसिबल इंडिया कैंपेन, AIC, नेशनल वाइड फ्लैगशिप कैंपेन है। इसमें क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट एंड डिसेबिलिटी, इस डिपार्टमेंट का है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है। एम क्या है, कैंपेन टू मेक बैरियर फ्री एंड कंडीसिव इन्वायरमेंट दिव्यांगजन फॉर ऑल ओवर द कंट्री। किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हमें तैयार करना है ना, हर तरीके से उन्हें सक्षम बनाना। ओके, ये कब लॉन्च हुआ था, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऑन 3rd दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया था। 3 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है ना। और 3 दिसंबर को क्या था, 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी था। क्लियर हुआ पॉइंट, ये आपको याद रखना है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आप एक बार नजर मार सकते हैं फटाफट, कि जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी थी उसको 7 से इंक्रीज करके 21 कर दिया गया। एक एक इवॉल्विंग और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि स्टैटिक है। देखिए ना आप, डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो चीज चेंज हो रही है, जैसे आप देखिए ना चेंज हुआ ना, 7 से 21 हमने किया, तो इस तरीके से, है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें, ये की इलनेस है, ऑटिज्म है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेबल पैल्सी, मस्कुलर डेस्ट्रोफी है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। गवर्नमेंट हैज बीन ऑथराइज टू नोटिफाई एनी अदर कैटेगरी, है ना,
It increased the quantum of reservation people suffering from disability from 3% to 4%. ठीक है, इन्होंने क्वांटम रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया 3 से 4% गवर्नमेंट जॉब के अंदर, 3 से 5% इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर। एवरेज चाइल्ड इज अ बेंचमार्क विद डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 18 ईयर्स के हर बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए। राइट टू फ्री एजुकेशन और फ्री एजुकेशन होना ही चाहिए। वैसे तो 14 ईयर्स तक है ना, राइट टू एजुकेशन का। आर्टिकल बताइए कौन सा है? जी हाँ, आर्टिकल 21A। आप लोग होशियार आदमी हैं यार, सब पता रहता है आपको, है ना। आर्टिकल 21A। ओके, तहत है। अभी इनके लिए 3 to 5% क्या कर दिया हायर एजुकेशन के अंदर, 3 से 4% का कितना कर दिया है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। और राइट टू फ्री एजुकेशन 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए है। ओके, याद रहेगा। चलिए, अगर आपको याद रहेगा तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक आर्टिकल याद याद रखिए, आंध्र प्रदेश फ्री वीज काउंटडाउन। अब ये एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है किस चीज के भी ऊपर, वेलफेयर और डेवलपमेंट के ऊपर। क्या फ्री बीज से रिलेटेड, क्या ये वेलफेयर के अंदर नहीं आता? ऐसा बात कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल है। ये इस आर्टिकल के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ डेटा दिया गया है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर आर्टिकल के अंदर आप जब देखेंगे सुनेंगे भूल जाएंगे, तो मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्री बीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है ना, वो चीज हम देखेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, उसको अपन देखने की कोशिश करते हैं आगे, है ना। ये देखिए, क्या पॉजिटिव साइड है फ्रीबीज का, बताइए। फ्रीबीज के पॉजिटिव साइड्स आपको बताने हैं और नेगेटिव साइड्स भी बताने हैं। ओके, पॉजिटिव साइड्स को हम देखते हैं सबसे पहले कि फ्रीबीज के फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम, जो भी वेलफेयर स्कीम है, जैसे कि 6,000 देना, 4,000 देना, 10,000 देना, किसको देना? बीपीएल कैटेगरी के लोगों को देना। और क्या देना? और क्या देना, जैसे कि फार्म लोन वेवर, आपने सुना होगा ना, फ्री फार्म लोन को वेवर कर दिया। फार्म जो फार्मर्स के लोन थे उन्हें माफ कर दिया। और क्या है, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर? जो फार्मर्स है उनको 6,000 रुपये सालाना गवर्नमेंट दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग अलग देती है। फिर क्या होता है, लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडा लेके भी यूज किया जाता है, इसलिए ये कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। Previous not only include unable pre-election promises but also number of services that government provides। तो जैसे क्या होता है कि अपने यहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के पहले क्या होता है, फ्रीबीज बांटा जाता है, भयंकर तरीके से आती है। अब जीतने के लिए क्या होता है, वोटिंग के लिए बंदा आता है, खड़ा होते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, तो चाचा जी विधायक है, तो विधायक जी क्या करते हैं, विधायक जी बोलेंगे, दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से, आप लोगों को हम लैपटॉप फ्री में बांट देंगे, बस आप लोग क्या करिए, हमें वोट दे दीजिए। तो इस तरीके से अनाप शनाप क्या कर देते हैं, ये प्रोमिसेस कर देते हैं। अब उस प्रोमिसेस को वो करना भी पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा लगेगा। पैसा लगेगा तो ये लोग क्या लेंगे, उधार लेंगे, तो डेट होगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर डेट बढ़ता जाएगा, बर्डन इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वही कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है कि आप ऐसा मत करिए कि कुछ भी प्रॉमिस कर दीजिए, वोट के लिए आप कुछ भी प्रॉमिस कीजिए। एक रेगुलेटेड चीज वे में अगर चीजें हों तो चलेगा, है ना। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ डीपीएसपी बोलते हैं कि हाँ, कुछ लोगों के तो हमें एक तरीके से हेल्प भी करनी चाहिए, जैसे फार्मर्स हो गए, हेल्प करनी चाहिए, बैकबोन है ना। इंडिया की एक तरीके से बैकबोन कौन है, फार्मर्स ही तो है ना। फार्मर एक इंडिया की बैकबोन है। अगर वो उत्पादन नहीं होगा, अच्छे से नहीं करेंगे, अगर वही सुसाइड कर रहे हैं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ चलेगा नहीं, है ना। तो जैसे पीडीएस सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो करना ही पड़ेगा। तो इट इज अ गुड। फ्री कोविड वैक्सीन, ये भी गुड है ना। जो जो ऐसा लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फ्रीबीज के अंदर नहीं आएगा। तो फ्रीबीज क्या है, फ्रीबीज के अंदर अगर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रही है, तो उसको हमेशा रखना है अपने को। एमजी नरेगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जब भी पॉजिटिव साइड लिखने के लिए आए, तो पीडीएस, फ्री कोविड वैक्सीन, एमजी नरेगा, तीनों को लिखना है, याद रखिएगा, तीनों को रट लीजिए, तीनों को लिखना है एग्जाम्पल। चौथा क्या है, मिड डे मील स्कीम, बच्चे स्कूल आए जिससे, है ना, स्कूलिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़े, एक साथ दो काम हो। इंट्रोड्यूस इन 1956, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था। एडॉप्टेड एज अ नेशनल प्रोग्राम एंड डिकेड, 10 साल बाद लगभग
इसे नेशनल प्रोग्राम के तहत अडॉप्ट कर लिया गया। ओके, एनटी रामा राव प्रोमिसेस राइस एट 2 रुपीज पर केजी इन आंध्र प्रदेश, द ओरिजिनल अवतार ऑफ द करंट डे नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो ये उन्होंने 2 रुपये पर केजी वादा किया था, जिसके तहत हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम बना 2013, और वो अभी चल रहा है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको याद रखना है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर क्लास, ये इसमें फ्रीबीज चलता है ना, ये आप कर सकते हैं। फ्रीबीज बिकम मोर यूजफुल फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर स्टेटा ऑफ दीज पीपल। जो लोअर स्टेटा के लोग हैं उनको आगे ऊपर उठाने में फ्रीबीज बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प कर रहा है, और ये करना भी चाहिए। बट beside these positive impact, there are some negative impacts also. What are they? They are drain of public spending. Public spending को क्या कर दिया जाता है, बहुत तेजी से ड्रेन कर दिया जाता है ना, खत्म हो जाती है, बहुत तेजी से एक्सेसिवली बांट दी जाती है, जितना अननेसेसरी ड्रेन हो जाता है, जितनी जरूरत नहीं उतना भी बढ़ता है ना, बहुत ज्यादा तरीके। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इंडियन स्टेट हैं बहुत ज्यादा पुअर्स हो जाते हैं, सफर करते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन बेकार हो जाती है, रेवेन्यू के जो सोर्सेज है बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। ओके, रेवडी फ्रीबीज फॉर वन, डिजास्टर फॉर अदर। अगर आप एक को दे रहे हैं तो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं डिजास्टर है ना। जैसे कि गवर्नमेंट ओवरचार्ज इंडस्ट्रियल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनल फिजिकल बैलेंस, ओवरचार्ज करती है ना। अब बैलेंस को बनाने के लिए गवर्नमेंट ओवरचार्ज करेगी तो वो इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, कंट्री की ग्रोथ ग्रोथ रुक जाएगी, इस तरीके से स्लो हो जाएगी इंडस्ट्री, और उसके ऊपर से जॉब वगैरह डाउन होंगी, तो ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो आपको अपने आंसर में लिखना है। ओके, फिजिकल डिफिशिट बढ़ जाएगा। फिजिकल डिफिशिट क्या होता है, इकोनॉमिक लेक्चर में मैंने बताया है। आपको क्या करना है, आपको गूगल में यूट्यूब में सर्च करना है एजुवर्स IAS। एजुवर्स IAS के अंदर मैंने डिटेल में चीज़ों को समझाया है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम न्यूज़ और करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। ओके, इंक्रीज फिजिकल डिफिसिट बढ़ा दिया गया है, प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट रिव्यू बढ़ा दिया गया है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू लाना है तो लोगों को ज़्यादा टैक्स लगाएगी, है ना। लीडिंग टू इंक्रीजन डिफिशिट होगा, ज़्यादा ज़्यादा लोन लोगी, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो ये बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्लियर। टेम्पररी नेचर में फ्रॉम यूनिवर्सल ऑप्शनल है, छोटा छोटा कि आप उठाया और किसी को भी दे दिया, चीज़ सब नहीं करना है। ओके, प्राइवेट गुड्स बेस्ड फ्रीबीज ऑन प्राइवेट गुड सर्विस डू नॉट लीड टू टेंजिबल एंड सोशल बेनिफिट। कुछ अगर प्राइवेटली हो रहा है तो वो टेंजिबल और सोशल बेनिफिट निकल के नहीं आ रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। डिस्टॉर्ट इंफॉर्मेशन, वोटिंग बिहेवियर चेंज होता है यहाँ से, अनरेगुलेटेड पॉपुलिज्म पॉलिसी बनती है और वोटिंग बिहेवियर चेंज होता है ना, तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी कलेक्टिव सोशल बेनिफिट। आप फ्री में बिजली दे देंगे तो उससे क्या सोशल बेनिफिट हो जाएगा, है ना। कंटेम्पलेटेड प्राइवेट गुड्स का कंटेम्पलेट हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ों को याद रखना है। एक मैपिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉफ़ी है, कॉफी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। कॉफी कैसे रीजन में होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ड्राई वेदर होना चाहिए, नेसेसरी है द टाइम ऑफ रिपनिंग ऑफ द बेरिस, रेनफॉल 150 to 250 नैनोमीटर मिलीमीटर होनी चाहिए। लोकेशन रेन फॉरेस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। लोकेशन क्या है, ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट के ऊपर बहुत तेजी से क्या है, कॉफी का कल्टीवेशन। ओके, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, यस, सबसे ज्यादा होता है कर्नाटका के अंदर, हाईएस्ट है, याद रखिएगा, कर्नाटका इज द हाईएस्ट। पहले नंबर पे कर्नाटका आ जाएगा, ये देखिए ब्लू से दिखा देता हूँ, पहले नंबर पे कर्नाटका। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे केरला है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है, और फोर्थ नंबर पे कौन है, आंध्र प्रदेश, है ना। तो एक सर्कल बन गया, आप ऐसे चलिए, केरला, सॉरी कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो एक एंटी क्लॉकवाइज आप केरला में रखिए और एंटी क्लॉकवाइज बना लीजिए। तो केरला ऊपर, केरला सॉरी कर्नाटका आ जाएगा, फिर केरला आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा, और फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। क्लियर। इंडिया पोजीशन, इंडिया की पोजीशन कितनी है, 6th है, जिसमें हाईएस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड।
इंडिया 6वें नंबर पे आता है वर्ल्ड के अंदर कॉफी के प्रोडक्शन के वजह से। 60 to 70% 65 to 75 70% ऑफ द कॉफी एक्सपोर्टेड, कॉफी एक्सपोर्टेड। तो 60 से 70% कॉफी हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर। ब्राजील हाईएस्ट प्रोड्यूसर। अगर कभी पूछा जाए कि कॉफी का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है वर्ल्ड के अंदर, तो वो है ब्राजील। ओके। अब कितने प्रकार की कॉफियां पाई जाती हैं, टोटल 4 प्रकार की हैं। रोबुस्ता, एक्स एक्सेल्सा, लेब्रिका, अरेबिका। ओके। तो दो जो है अरेबिका आपने सुना होगा इंडिया के अंदर, और रोबुस्ता, रोबुस्टा और अरेबिका दोनों इंडिया में पाई जाती हैं। आई लिख देता हूँ मैं, है ना, दोनों इंडिया में पाई जाती हैं, ये दोनों इंडिया में नहीं पाई जाती। ओके। ये मैप में देख सकते हैं आप कहाँ कॉफी बीन बेल्ट कहाँ कहाँ है, तो एक बार आप नज़र मार लीजिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम को आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज की डिस्कशन इतने ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।